मुख्यमंत्री ने की विधि व्यवस्था की समीक्षा, कहा बेहतर विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता, साइबर अपराध और अवैध माइनिंग पर रोक लगाने के निर्देश। हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल के विस्तार का समय और जगह तय, कल राज्यपाल नए मंत्रियों को दिलाएंगे शपथ, कांग्रेस आज सीएम को सौंप सकती है मंत्रियों के नाम। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने गिनाई विभाग की उपलब्धियां, कहा ग्रामीण क्षेत्रों के कायाकल्प के लिए सरकार प्रतिबद्ध, रोजगार, आवास और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर फोकस। और दुमका में मिशन वात्सल्य के तहत परामर्श कार्यशाला आयोजित, बच्चों के समग्र विकास पर मंथन, योजनाओं के कार्यान्वयन में बेहतर समन्वय पर बल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र के 7वें दिन आज लोकसभा में सदस्यों ने जनहित में कई सवाल पूछे। एक सवाल के जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यात्रियों को सस्ते दर पर रेल यात्रा सुलभ कराने के लिए लगभग 56,993 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। आज भारत सरकार रेलवे में पैसेंजर्स को अफोर्डेबल रखने के लिए 56,993 करोड़ रुपीस की सब्सिडी दे रही है। यानी अगर कोई पैसेंजर सर्विस को ऑपरेट करने की कॉस्ट 100 रुपये है तो उसमें टिकट का प्राइस मात्र 54 रुपये रखा गया, यानी 46% सब्सिडी सभी को दी जा रही है। हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने प्रश्नकाल में रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में वाया बरकाकाना दोबारा परिचालन शुरू करने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने रेल मंत्री से हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के रेलवे स्टेशनों को भी अमृत भारत स्टेशन में शामिल करने का आग्रह किया। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक राजधानी चलती थी बरकाकाना होकर के, रांची से बरकाकाना होते हुए ये दिल्ली की तरफ आती थी। इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अगर आपकी नजरें इनायत हो और पुनः इसको चालू किया जा सके और हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के जो अन्य स्टेशंस हैं उनको भी अमृत भारत में जोड़ करके उनका भी विकास किया जा सके, यही मैं आग्रह करूँगा। बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की विधि व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर रांची में कल उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य में बेहतर विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने अवैध माइनिंग पर हर हाल में रोक लगाने और साइबर अपराध से निपटने के लिए स्ट्रॉन्ग सेटअप तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की समीक्षात्मक बैठक में पुलिस अधिकारियों द्वारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से राज्य में विधि व्यवस्था, अवैध माइनिंग पर रोक तथा विभिन्न प्रकार के अपराध नियंत्रण को लेकर की जा रही कार्रवाई की विस्तृत जानकारी रखी गई। मुख्यमंत्री को बताया गया कि पिछले 3 वर्षों में आपराधिक मामलों में कमी आई है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान अवैध माइनिंग पर हर हाल में रोक लगाने के निर्देश दिए। साथ ही अवैध मादक पदार्थों के कारोबार पर अंकुश लगाने की हिदायत दी। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य में बेहतर विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य की जनता की जो सेवा की जिम्मेवारी है वो जिम्मेवारी का निर्वहन करें और किसी भी तरीके का कोई भी ऐसी घटना ना घटे जिसको लेकर पदाधिकारी क्वेश्चन मार्क में आए। निडर होकर, बेफिक्र होकर राज्य की जनता का सेवा करें। बाद में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम तभी रुकेगा जब स्ट्रॉन्ग पुलिसिंग का डर अपराधियों के भीतर दिखाई दे। उन्होंने कहा कि पुलिस का भय अपराध करने वालों में होना आवश्यक है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में भी राज्य सरकार ने बेहतर कार्य किए हैं। ये भी बात सही है
कि इस दिशा में राज्य सरकार ने बहुत बेहतर कार्य किए हैं। तो ये सारी ऐसे चीजें हैं जो एकाएक इसको आप नहीं खत्म कर सकते। इसकी कुछ असर, उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, वो सब कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलता है छुटपुट, लेकिन ये भी चीजें धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएगा। मुख्यमंत्री के समक्ष पुलिस अधिकारियों ने झारखंड साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर स्थापित करने की आवश्यकता के संबंध में विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को साइबर अपराध से निपटने के लिए स्ट्रॉन्ग सेटअप तैयार करने तथा जल्द टेक्निकल सेल का गठन कर टेक्निकल ऑफिसर की तैनाती करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, गृह विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल और प्रभारी डीजीपी अनुराग गुप्ता सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे। डीडी झारखंड के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। उधर पूर्व विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता अनंत ओझा ने साहिबगंज में कानून व्यवस्था की कथित खराब होती स्थिति पर चिंता जताई है। उन्होंने राजमहल थाना क्षेत्र के दलाही गांव निवासी शालिग्राम मंडल के परिजनों से मुलाकात की और संवेदना व्यक्त की। शालिग्राम मंडल की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। परिजनों से मुलाकात के क्रम में श्री ओझा ने कहा कि चुनाव के बाद यहां माहौल डरावना बना हुआ है और सभी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। हेमंत सरकार 2 के आने के बाद जिस प्रकार से पूरे राज्य के अंदर घटनाएं घट रही है, यह वास्तव में चिंताजनक है और अपराधियों का मनोबल किस कदर बढ़ा हुआ है यह आप देख सकते हैं। तो इस सरकार को तुरंत नियंत्रित करना चाहिए और शासन प्रशासन में बैठे हुए जो हुक्मरान हैं उनको भी इस पर कठोरता से कार्रवाई करनी चाहिए। हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल विस्तार की समय और जगह तय हो गई है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार कल राजभवन में 12:30 बजे नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार कांग्रेस आज अपने मंत्रियों की सूची मुख्यमंत्री को सौंप सकती है। इधर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि चिंतन मनन के बाद मंत्रियों के नाम तय कर लिए गए हैं। चिंतन मंथन होता है और तमाम जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व के लोग हैं उनका सलाह सुझाव लिया जाता है और वो लगभग सारी चीज़ें पूरी हो गई है। मैं समझता हूं कि हम लोगों ने जो महामहिम के पास, राज्यपाल महोदय के पास समय मांगा है और 5 तारीख को वो शपथ ग्रहण संभव है। पूरे कैबिनेट की शपथ ग्रहण हो जाएगी। कांग्रेस से क्या झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि पार्टी आदिम जनजातियों के समग्र विकास और कल्याण को लेकर संवेदनशील है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन के नेतृत्व में बनी सरकार के दौरान ही आदिम जनजातियों को नौकरियों में सीधी बहाली की व्यवस्था की गई थी, जिसे आज भी कायम रखा गया है। उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को पहले भाजपा शासित राज्यों में आदिम जनजातियों की स्थिति का आकलन करने का सुझाव दिया। आसाम में जो काम करते हैं चाय बागानों में, इसी छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के लोग वहां पर मूल रूप से जिनका निवास है, वो लोग चाय बागान गए। आपने कभी आवाज उठाया क्या कि उनको जनजाति के रूप में रिकॉग्नाइजेशन दीजिए? आप केंद्र में मंत्री रहे, आपने कभी इस बात की चर्चा की? गिरिडीह जिले की मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक व्यक्ति को हथियार रखने के जुर्म में जेल भिजवाने का षड्यंत्र रचने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पपरवा टांड गांव में एक व्यक्ति अशोक दास की दुकान के सामने एक बालू की बोरी में 2 देसी कट्टा और 3 कारतूस बरामद किए गए थे। जांच के क्रम में पता चला कि अशोक दास को ये तीनों साजिश
कार्यकर्ता जेल भिजवाना चाहते थे, जिस वजह से उन्होंने हथियार और कारतूस उसकी दुकान के समीप बोरी में रख दिया। इन आरोपियों के पास से 3 मोबाइल भी बरामद किया गया है। अशोक दास, जिनकी शादी होने वाली थी 10 दिसंबर को, और उसी का वो गुमटी था जिसके बगल से ये बरामद हुआ था। लेकिन इसके पीछे जो कारण था वो था जीतन कुमार दास, जो इस कांड का प्राथमिकी अभियुक्त है। और जीतन कुमार दास जो कि अशोक दास जिससे उसकी शादी होने वाली थी, और उसी से वो भी शादी करना चाहता था, ऐसा पूछताछ में जानकारी मिली है। और इसी को फंसाने के लिए उसके द्वारा जो है ये 2 देसी कट्टा और 3 जिंदा गोली और उसके गुमटी के बगल का जो सीमेंट का बोरी था उसमें छुपा करके रखा गया था। गिरिडीह में बीती रात प्लाईवुड की 3 दुकानों में आग लग गई, जिससे करीब 1.5 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। अग्निशमन विभाग की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। परेशान होकर घर से सीढ़ी से कूद के यहाँ पर आया, और जब यहाँ आया तो फायर ब्रिगेड को फोन करके तो मेरा फोन नंबर से लग नहीं रहा है, तो वही स्टाफ लगाया, इसका नंबर से लगा। अब आदमी लोग को फोन किया, हल्ला किया, कोई ठंड के समय में कोई सुना नहीं। देखते देखते एकदम आपका ये फायर ब्रिगेड आते आते आग को पकड़ चुका है। हम लोग सिर्फ देखते रह गए, बाकी कुछ कर नहीं पाए, इतना भयंकर आग। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ते अत्याचार के विरोध में साहिबगंज में सर्व सनातन समाज के बैनर तले आक्रोश मार्च निकाला गया। हिंदूवादी संगठनों का यह आक्रोश मार्च रेलवे इंस्टीट्यूट से कलेक्ट्रेट ऑफिस तक गया, जिसमें आरएसएस, भाजपा, बजरंग दल, इस्कॉन सहित अन्य संगठनों से जुड़े लोग शामिल हुए। इस दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को तुरंत बंद करने, इस्कॉन के सन्यासी चिन्मय कृष्ण दास को कारावास से मुक्त करने की मांग की गई। मार्च में राजमहल के पूर्व विधायक अनंत कुमार ओझा भी शामिल हुए। इस आक्रोश मार्च में यही अभिव्यक्ति था कि इस्कॉन के जो महर्षि को गिरफ्तार जिस प्रकार तरीके से किया गया है, उनकी अविलंब रिहाई हो, और हिंदुओं पर जो अमानवीय कृत्य हो रहा है, वहाँ मानवीय अत्याचार हो रहा है, उसको तत्काल रोकने की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं काम करें। चाहेंगे कि हमारे भारत देश के जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, ये सब जो है बांग्लादेश पर दबाव बना करके हमारे हिंदू की रक्षा के लिए ये जरूरी है। रामगढ़ के पंजाब रेजिमेंटल सेंटर स्थित किलाहारी ड्रिल स्क्वायर में आज अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड संपन्न हुई। इस दौरान 438 अग्निवीरों ने परेड का शानदार नमूना पेश कर देश सेवा की शपथ ली। मौके पर पंजाब रेजिमेंटल सेंटर के ब्रिगेडियर संजय चंद्र कंडपाल ने 31 हफ्ते की ट्रेनिंग के दौरान अव्वल आने वाले अग्निवीरों को पुरस्कृत किया था। साथ ही उन्हें भविष्य की शुभकामनाएं दी। शानदार और जोशीली ट्रेनिंग के बाद, मैं ये कहूँगा कठिन ट्रेनिंग नहीं कहूँगा, एक जोशीली और शानदार ट्रेनिंग के बाद हमारे सूरमा आज हम अपनी पलटनों में जब जाएंगे, जो कि कहाँ कुछ पलटनें चसूल में डिप्लॉयड हैं, कुछ अंडमान के टापू में डिप्लॉयड हैं, कुछ सुबानसिरी की पहाड़ियों में डिप्लॉयड हैं, तो कुछ हुसैनी वाला बॉर्डर पर डिप्लॉयड हैं। अपनी पलटनों के और जवानों के साथ ये मोर्चा संभालेंगे और इनकी जो ट्रेनिंग हमने इनको यहाँ दी है उसका ये पूरा नमूना वहाँ पर पेश करेंगे। और मुझे यकीन है कि ये हर इम्तिहान में अपने अव्वल दर्जे का खरे उतरेंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रेस वार्ता कर मंत्रालय की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने जोर देकर कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के कायाकल्प के लिए अनेक पहल हुए हैं। लखपति दीदी और आजीविका मिशन के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। साथ ही रोजगार और आवास निर्माण की दिशा में भी लगातार पहल किए जा रहे हैं। चुनाव के पहले भी प्रधानमंत्री जी ने कहा था
कि हम 3 करोड़ घर और बनाएंगे गरीबों के लिए, 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में और 1 करोड़ शहरी क्षेत्र में। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि योजना के प्रारंभ से ग्रामीण विकास विभाग 2 करोड़ 95 लाख आवास स्वीकृत कर चुका है, जो हमारा टारगेट था, और उसमें से 2 करोड़ 68 लाख घरों का निर्माण हम पूरा कर चुके हैं। अब 5 सालों में 2 करोड़ नए घर हमको और बनाने हैं। 2024-25 के लिए 54,500 करोड़ रुपया आवंटित किए गए। 2 करोड़ नए घर बनाने में 3 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत आएगी। हमने ये तय किया कि कोई भी पात्र परिवार न छूटे। पलामू अंतर्गत सतबरवा प्रखंड के सुदूरवर्ती पीएम श्री सोहड़ी खास +2 हाई स्कूल की बाल संसद ने विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए अनोखा और कड़ा फैसला लिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पलामू अंतर्गत सतबरवा प्रखंड के सुदूरवर्ती पीएम श्री सोहड़ी घास +2 हाई स्कूल में लगभग 1000 बच्चे पढ़ते हैं, जो आसपास के गांव से आते हैं। प्रखंड मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर सुदूर स्थित इस विद्यालय के आसपास आदिवासी बहुल गांव है, जहां शिक्षा की घोर कमी है। यहां के बच्चे अपने माता पिता के साथ रोजगार की तलाश में मौसमी पलायन करते हैं, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई काफी बाधित होती है। जो बच्चे विद्यालय नहीं आते हैं, हमारी टीम उसके घर जाएगी, जब तक रहेगी जब तक उसके माता पिता भेजने के लिए तैयार नहीं हो। स्कूल की बाल संसद ने छात्रों की कम उपस्थिति पर नाराजगी जाहिर करते हुए यह फैसला किया कि जो बच्चे अनावश्यक रूप से विद्यालय से अनुपस्थित रहते हैं, उनके घर जाकर बाल संसद की टीम विरोध स्वरूप नाश्ता और भोजन करेगी तथा यह तब तक जारी रहेगा जब तक बच्चे विद्यालय नियमित रूप से आने का प्रण नहीं ले लेते। मैं जब तक सभी को घर में जाएंगे और जो आने के लिए तैयार नहीं होंगे जब तक वहीं रहेंगे, खाना पीना वहीं भी खाएंगे। जब तक आने के लिए रेडी नहीं होंगे तब तक वहीं भी रहेंगे, आने के लिए रेडी होंगे तब लेकर आएंगे वो सब। उम्मीद की जानी चाहिए कि पलामू अंतर्गत सतबरवा प्रखंड के सुदूरवर्ती पीएम श्री सोहड़ी घास +2 हाई स्कूल की बाल संसद के फैसले से हालात बदलेंगे और विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति और बढ़ेगी। पलामू से जसप्रीत सिंह की रिपोर्ट। दुमका कन्वेंशन सेंटर में मिशन वात्सल्य के तहत कोई भी बच्चा पीछे न छूटे विषय पर बाल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले हितधारकों की प्रमंडल स्तरीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने बच्चों के समग्र विकास के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन के लिए समन्वय तथा सामूहिक प्रयास पर जोर दिया। दुमका कन्वेंशन सेंटर में मिशन वात्सल्य के तहत आयोजित कार्यशाला में संथाल परगना के सभी 6 जिलों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसका उद्घाटन दुमका के सांसद नलन सोरेन ने किया। इस मौके पर उपायुक्त आंजनेयुलु दोडे ने कार्यशाला आयोजन के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला और बच्चों के समग्र विकास के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन के लिए समन्वय तथा सामूहिक प्रयास पर जोर दिया। मिशन वात्सल्य का जो हमारा जो बच्चे लोगों का संगठन ग्राउंड लेवल पे और जिला लेवल पे, स्टेट लेवल पे कैसे क्या काम करना है, इसके संबंध में विस्तृत जानकारी दिया जाएगा और उसी के लिए वर्कशॉप आयोजन किया गया है। वहीं बाल संरक्षण के राज्य अधिकारी डॉक्टर संजय मिश्र ने बताया कि इस कार्यशाला के निष्कर्षों और सुझावों को 14 दिसंबर को होने वाली राज्य स्तरीय कार्यशाला में मंथन के लिए सम्मिलित किया जाएगा। कोई बच्चा पीछे न छूटे और ये इसमें पूरे प्रमंडल के लोगों को बुलाकर और उनके साथ बैठकर आज पूरा हम प्लान करेंगे और प्लान करके आगे का हम योजना करेंगे, सो दैट कि 14 तारीख को हम स्टेट लेवल वर्कशॉप कर रहे हैं। यहाँ से जो चीज़ें हमारे मिलेंगे, क्या गैप्स हैं, उस गैप्स को कैसे हम पूरा करेंगे, उसके लेकर फिर स्टेट प्लान एक्शन तैयार करके और सरकार जो है इसको मजबूती से आगे को बढ़ाएगा। यही कार्यक्रम का पूरा मोटा मोटी। इस मौके पर कई अन्य वक्ताओं ने भी विचार रखे। दुमका से आर के नीरद की रिपोर्ट।
साहिबगंज के उपायुक्त हेमंत सती ने बताया है कि 7 से 10 दिसंबर तक जिले के सभी प्रखंडों में लाल, पीला और हरा कार्ड धारकों तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत कार्ड कैंप आयोजित किया जाएगा। उपायुक्त ने सभी से इस विशेष शिविर का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने लाभार्थियों से आधार कार्ड और राशन कार्ड साथ लाने, जबकि वरिष्ठ नागरिकों से केवल आधार कार्ड लाने का आग्रह किया। की गई है दिनांक 7 तारीख से लेकर के और 11 तारीख तक पूरे जिले में प्रखंड स्तरीय कैंप के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। मेरा सभी लोगों से अनुरोध है, जिनके पास भी लाल कार्ड, पीला कार्ड और हरा कार्ड है, उसके माध्यम से वो अपना आधार कार्ड के साथ, राशन कार्ड के साथ प्रखंड परिसर में पहुंचें और वहीं पर उनका आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा, जिससे वो मुफ्त सेवा का लाभ ले पाएंगे। ये कैंप की तिथि प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में दिनांक 7, 8, 9 और 10 को ये एक आयुष्मान कैंप लगाया जाएगा, जिसके माध्यम से हम लोग युद्ध स्तर पर सभी लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य। स्वास्थ्य सेवा, महिला सशक्तिकरण और सतत ऊर्जा के क्षेत्र में विभिन्न पहलों के लिए अदानी इंटरप्राइजेस को 3 प्रतिष्ठित CSR पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान ये पुरस्कार प्रदान किए गए। टीबी मुक्त भारत की दिशा में हजारीबाग जिले के बड़कागांव स्थित गोंदलपुरा खनन परियोजना क्षेत्र में अदानी फाउंडेशन द्वारा बड़े पैमाने पर टीबी पोषण अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कई मरीज लाभान्वित हुए हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में सतत ऊर्जा और महिलाओं को सशक्त बनाने के क्षेत्र में भी संस्थान ने महत्वपूर्ण कदम किए हैं। इसरो सूर्य के बाहरी वायुमंडल के अध्ययन के लिए आज शाम प्रोबो 3 मिशन को लॉन्च करेगा। इसके अलावा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के डबल सैटेलाइट का भी प्रक्षेपण करेगा। ये प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। प्रोबा 3 मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA का एक इन ऑर्बिट डेमोन्स्ट्रेशन IOD मिशन है। इस मिशन की खास बात यह है कि इसके जरिए पहली बार अंतरिक्ष में प्रिसीजन फॉर्मेशन फ्लाइंग को टेस्ट किया जाएगा। इसके तहत एक साथ 2 सैटेलाइट उड़ेंगे। ये सैटेलाइट लगातार एक ही फिक्स कॉन्फ़िगरेशन को मेंटेन करेंगे। प्रोबा 1 का पहला संस्करण 2001 में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था, जो पृथ्वी पर आधारित ऑब्जर्वेशन मिशन था। बात करें अगर प्रोबा 2 की, तो सूर्य के अध्ययन के लिए यह छोड़ा गया था। यह भी इसरो का एक मिशन था। अब प्रोबा 3 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर इसरो अंतरिक्ष में एक बड़ी छलांग लगाने को तैयार है। यह मिशन सूर्य के बाहरी वातावरण यानी कि कोरोना के अध्ययन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो प्रोबा 3 मिशन आज होने वाला है लॉन्च, इसरो करने वाला है इसको लॉन्च। और अब बात मौसम की। राज्य में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि अगले 2-3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की और गिरावट हो सकती है। आगामी 7 दिसंबर तक आकाश मुख्यतः साफ रहने और मौसम के शुष्क बने रहने के आसार हैं। 8 और 9 दिसंबर को आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि इस अवधि में भी मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। कोडरमा में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए पर्यटक स्थलों को सजाने संवारने की कवायद शुरू हो गई है। कोडरमा के तिलैया डैम में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने करीब 35 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। केंद्र सरकार की इस पहल का सैलानियों ने सराहना की है। कोडरमा के तिलैया डैम में यूं तो प्रकृति का दिया हर कुछ है, लेकिन प्रकृति की गोद में बसे तिलैया डैम को प्रकृति से छेड़छाड़ किए बगैर सजाने संवारने की कवायद तेज हो गई है। इस क्रम में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने लगभग 35 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। केंद्र सरकार की इस पहल से लोग खुश हैं और उनका कहना है कि पर्यटन के जरिए रोजगार का मार्ग प्रशस्त होगा। आपका
झील के बगल में जो व्यवस्था किया जा रहा है, पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए जो करोड़ों का योजना लाया जा रहा है, इससे भी लोगों को काफी लाभ मिल रहा है और लोग पर्यटक यहाँ पर लगातार यहाँ बढ़ रहे हैं। सांसद जी ऐसे पर्यटक स्थल को बढ़ावा देने से यहाँ रोजगार भी डेवलप होंगे और लोगों का स्थानीय के साथ बाहरी लोगों का भी काफी रुझान होगा। तिलैया डैम बराकर नदी के बहते पानी में वोटिंग और सैर सपाटे के अलावे पिकनिक के लिए भी काफी पसंद किया जाता है, जहां न सिर्फ बिहार झारखंड से बल्कि दूर दूर से सैलानी पहुंचते हैं और अपनी छुट्टियां एंजॉय करते हैं। केंद्र सरकार की घोषणा से पर्यटक और सैलानियों में इस मनमोहक स्थल को सुविधाओं से लैस होने की उम्मीद बढ़ गई है। केंद्र सरकार जब खर्च कर रही है तो मैं ये उम्मीद करूंगी कि कम से कम जो भी पर्यटन लोग आए घूमने आए यहाँ पे, तो सबसे पहले तो ये कुछ खाने पीने का, पानी का बंदोबस्त हो, ताकि ये मतलब सुरक्षित पानी का स्वच्छ पानी का बंदोबस्त हो ताकि दिक्कत ना हो, प्लस में कुछ ठहरने का जगह हो, खाने पीने का रेस्टोरेंट्स वगैरह हो, और इस पे ये शौचालय वगैरह हो, ताकि कोई आए 2-4 घंटा रुके तो ज़रूरत पड़े, तो ये सब की सुविधाएं उम्मीद करूँगी जिससे, और अगर ये सब सुविधाएं रहेंगी तो इससे झारखंड पर्यटन का बढ़ावा भी होगा। भारत सरकार जो खर्च करना चाह रही है, बहुत ही इसकी ज़रूरत यहाँ पे है कि यहाँ पे सुविधाएं अभी नहीं हैं, ना यहाँ पे कोई स्टॉल है खाने पीने का, नहीं पानी तक नहीं खर्च। अब 2 घंटा कोई रुकेंगे, उनको पानी तो चाहिए, कुछ चाय पानी तो चाहिए, कुछ नाश्ता चाहिए, तो ये सब यहाँ नहीं है। ये सब सख्त ज़रूरत है और जो सरकार यहाँ सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश करे, बहुत अच्छी बात है। तो जो है चचो पहाड़ वो चालू हो जाएगा, फिर शीशा ब्रिज जो है सो वो भी चालू, मतलब पार्क और मतलब झूला वूला लगना चाहिए। तिलैया डैम और रांची पटना रोड पर NH 20 से सटे उरवा में जिला प्रशासन की ओर से मल्टीपर्पज पार्क भी बनाया जा रहा है, जहां हर उम्र के लोगों के मनोरंजन का ख्याल रखा जाएगा। साथ ही यहां कैफेटेरिया भी बन रहा है, जहां कोडरमा का प्रसिद्ध कलाकंद का स्वाद भी चखने को मिलेगा। उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने बताया कि जब निर्माण प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो तिलैया डैम राज्य में एक आइकॉनिक स्पॉट के रूप में जाना जाएगा। एक स्कीम अप्रूव हुई है जिसमें तिलैया डैम के बगल में आप लोगों ने देखा होगा जो JTDC की प्रॉपर्टी है उसको डेवलप करना है और कुछ पार्क के हिस्से जो खाली जमीन है उस पे भी डेवलपमेंट करना है। तो इससे ओवरऑल आई थिंक ये काम कंप्लीट हो जाए सपोज 1.5 साल में, तो तिलैया डैम एक आइकॉनिक सेंटर बन जाएगा टूरिज्म। नए साल के आगमन और पुराने साल को विदाई देने के लिए पर्यटक और सैलानियों की भीड़ तिलैया डैम में उमड़ने लगी है। लोगों को उम्मीद है कि आने वाले नए साल में न सिर्फ ये साल उनके लिए मंगलमय होगा, बल्कि नए साल में तिलैया डैम के कायाकल्प के साथ उन्हें प्राकृतिक वादियों के बीच कई सुविधाओं का लाभ भी मिल सकेगा। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने की विधि व्यवस्था की समीक्षा, कहा बेहतर विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता, साइबर अपराध और अवैध माइनिंग पर रोक लगाने के निर्देश। हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल के विस्तार का समय और जगह तय, कल राज्यपाल नए मंत्रियों को दिलाएंगे शपथ, कांग्रेस आज सीएम को सौंप सकती है मंत्रियों के नाम। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने गिनाई विभाग की उपलब्धियां, कहा ग्रामीण क्षेत्रों के कायाकल्प के लिए सरकार प्रतिबद्ध, रोजगार, आवास और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर फोकस। और दुमका में मिशन वात्सल्य के तहत परामर्श कार्यशाला आयोजित, बच्चों के समग्र विकास पर मंथन, योजनाओं के कार्यान्वयन में बेहतर समन्वय पर बल।